ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में माउथ के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अगर मैं कहूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो माउथ, माउथ, उसके बाद एसोफेगस, फिर स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, इन सबका रोल अभी देखेंगे। लेकिन मेजरली माउथ, एसोफेगस, पेनक्रियाज, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोगों ने माउथ के बारे में पूरा स्टडी कर लिया, जिसमें हमें दांत और स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना था। तो बताओ, स्लाइवरी ग्लैंड से कितने टाइप के एंजाइम से रिलीज होते हैं? 4 टाइप के। कौन कौन से? टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूकस और लाइसोजाइम, ठीक है। अच्छा, मैं बार बार कहता हूँ कि इसको बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इसको सीख लो कि बनाते कैसे हैं। तो ये है हमारा माउथ, फिर आएगा ये एसोफेगस, एसोफेगस के बाद आएगा हमारा स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद तो हम बनाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन बना दे रहा हूँ अभी, ताकि आप लोग को भी बनाने में आसानी हो, ठीक है। से अगर एग्जाम में बनाएंगे थ्योरी पेपर में तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये समझ में आ गया? तो बताओ ये क्या है? माउथ। मैं एक एक नंबरिंग डाल देता हूँ। 1 नंबर माउथ, 2 नंबर एसोफेगस, 3 नंबर स्टमक, 4 नंबर लार्ज इंटेस्टाइन, 5 नंबर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये मेजर हमें पढ़ना है इसके बारे में। तो हम लोगों ने माउथ पूरा कंप्लीटली पढ़ लिया था। अब आते हैं हम लोग एसोफेगस के तरफ। एसोफेगस, ठीक है, आहार नाल। एसोफेगस को क्या कहते हैं? आहार नाल। देखो, एसोफेगस में डाइजेशन होता ही नहीं है, ठीक है। एसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, ये सिर्फ खाने को, अगर मैं कहूं कि अच्छा देखो, तुम्हें पानी पूरी दिया जाए, पानी पूरी, क्या? पानी पूरी। अगर तुम पानी पूरी खाओगे तो बताओ, मान लो ये पानी पूरी है, पहले ये मुंह से होता हुआ कहाँ जाएगा? मुंह से होता हुआ गले, और गले से सीधा जाएगा पेट में। फिर पेट में बहुत सारी प्रक्रिया होंगी और वहां पर ये पानी पूरी पचेगा, और पच करके फिर आएगा छोटी आंत में, है ना, छोटी आंत में। छोटी आंत में जब सारा का सारा पाचन हो जाएगा, उसके बाद खाना चला जाएगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पाचन वाचन होता नहीं है, लास्ट पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में सिर्फ पानी एब्जॉर्ब होता है। जब बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे। और वो खाना बाद में आकर के यहाँ रेक्टम के पास इकट्ठा हो जाएगा और सुबह सुबह एनस के थ्रू बाहर निकल। समझ में आया? ओके, खाना कैसे कैसे ट्रेवल करता है, ठीक है। तो हम एसोफेगस के बारे में कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जो है दूसरा चीज हमें पढ़ना है, एसोफेगस। एसोफेगस यानी आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल। अच्छा बताओ, क्या एसोफेगस में पाचन होगा? नहीं, यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, डाइजेशन नहीं होता है। तो क्या होता है? ये हमें एक रास्ता प्रोवाइड करता है जो खाने को मुंह से पेट तक ले जाए। तो माउथ टू स्टमक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है, कनेक्शन प्रोवाइड करता है। एक एवरेज इंसान की अगर हम बात करें एसोफेगस, तो 15 इसकी जो लेंथ होती है, लेंथ, एवरेज लेंथ, एवरेज लेंथ एसोफेगस की होती है 15 सेंटीमीटर। अब अगर कोई बौना इंसान रहेगा तो क्या उसके अंदर भी 15 सेंटीमीटर का एसोफेगस पाया जाएगा? नहीं। और कोई लंबू रहेगा, बड़ा सा 7 फुट, 7.5 फुट, 6 फुट के ऊपर का इंसान, तो उसके अंदर भी
15 सेंटीमीटर का एसोफेगस नहीं, उससे बड़ा होगा, और जो बौना इंसान रहेगा उसके अंदर छोटा होगा। समझ में आया? तो एवरेज लेंथ अगर एसोफेगस की बात करें तो कितना होता है? 15 सेंटीमीटर। एसोफेगस की लंबाई किस पे डिपेंड करेगी? हाइट पर। ठीक है, लंबा आदमी है तो 15 से बड़ा, और बौना है तो 15 से छोटा, 15 से छोटा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट, स्टमक के ऊपर। ठीक है, स्टमक। चलो यहाँ हम समझते हैं, दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ। स्टमक मैं बना दूं, देखो मैं स्टमक को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ क्योंकि इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, स्टमक देखो, ये जो स्टमक होता है ये 3 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, कितने भाग में डिवाइड होता है? 3 भाग में। मैं ऐसे पहचानने के लिए 3 लाइन मार देता हूँ, 1 2, 3 पार्ट हो गया ना। देखो, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन। तो पेट को 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है स्टडी के लिए। ठीक है, स्टडी के लिए कितने सेक्शन में डिवाइड किया जाता है? 3 सेक्शन में। जो पार्ट दिल के करीब होता है, दिल के करीब यानी हार्ट के करीब होता है, देखो ये वाला सेक्शन हार्ट के करीब है, यहाँ हमारा दिल रहता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कार्डियक या कार्डिया। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? कार्डिया। ठीक है, कार्डिया या कार्डियक। दूसरे पार्ट को कहा जाता है फंडस, फंडस, फंडस या फंडिक। ठीक है, फंडस या फंडिक। और तीसरे पार्ट को कहा जाता है पाइलोरिस, पाइलोरस, पाइलोरस, या इसे ही कभी कभी पाइलोरिक कह देते हैं लोग, पाइलोरिक। ठीक है, तो हमें याद क्या रखना है? पहला पार्ट जो हार्ट के करीब है, कार्डियक के पास है, कार्डिया। दूसरा फंडस, तीसरा पाइलोरिस। कार्डिया, फंडस, फंडस, पाइलोरिक, या यूं याद रखो, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अगर ये बोलने में आसानी पड़ रही तो इसको याद रखो, कार्डियक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, या जो बोलने में आसानी हो कर लो, कार्डिया, फंडस, पाइलोरस, या कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। ठीक है, ओके। तो बताओ, स्टमक को स्टडी के लिए कितने सेक्शन में डिवाइड किया जाता है? 3 सेक्शन में। कौन कौन से? कार्डिया, फंडस, पाइलोरस, कार्डिया, फंडस, पाइलोरस, कार्डिया, फंडस, पाइलोरस। इतना क्लियर हुआ? ओके, इसको मैं रिमूव कर दूं। देखो, कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। अच्छा, रहने दो उसको, चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह लिखूंगा। ठीक है, कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। अब हम शुरू करते हैं। देखो, जैसे ही खाना हम खाएंगे तो हमारे मुंह में क्या निकलते हैं? एंजाइम्स। एंजाइम्स खाने को अलग अलग तरीके से पचाने की कोशिश करेंगे। पहले दांत हमारा उसे तोड़ेगा फोड़ेगा, उसके बाद उसमें जो कीटाणु रहेंगे उसको लाइसोजम मार देगा, म्यूकस जो रहेगा उसको चिपचिपा बना देगा ताकि वो गले से आसानी से उतर आए। अब जैसे ही वो गले से नीचे आएगा, वो पहले किस सेक्शन में आएगा? कार्डियक में, है ना, कार्डियक। तो देखो, मैं कुछ कार्डियक की खूबी इसके बारे में समझा देता हूँ। कार्डियक, देखो, कार्डियक में एक एसिड रिलीज होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कार्डियक में कौन सा एसिड रिलीज होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों रिलीज होता है? क्योंकि जो खाना हम खा के अंदर हमारे एसोफेगस से नीचे की तरफ आ रहा है, अब उस खाने को तोड़ फोड़ करके और छोटा करना है। उसमें जो कुछ कीटाणु बचे होंगे उन्हें और मार के खत्म करना है ताकि वो पेट में हार्म ना करे। ठीक है, इसके लिए जैसे ही खाना कार्डियक में आता है, कार्डियक से कौन सा एसिड रिलीज होता है? HCl। HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये हमारे खाने को कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है। फूड को कैसा बना देता है? एसिडिक बना देता है। फूड को एसिडिक बना देता है। अब देखो, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इससे हमारी पेट की जो ये दीवारें होती है ना, वो भी जल सकती हैं।
लेकिन पेट की दीवारें ना जले इसके लिए इस पेट की दीवारों पर एक लेयर चढ़ाया जाता है, मतलब कि लेयर पाया जाता है जिसे कहते हैं म्यूकोसा। पेट की दीवारों पर क्या पाया जाता है? म्यूकोसा। तो HCl से प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट स्टमक वॉल, कौन काम करता है? म्यूकोसा। म्यूकोसा 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 थोड़े थोड़े अमाउंट में बेस को रिलीज करता है, बेस को, ठीक है, थोड़े थोड़े अमाउंट में बेस को रिलीज करता है, ताकि जैसे ही HCl क्या है? एक एसिड है, और वो म्यूकोसा से निकलने वाले बेस से मिले तो न्यूट्रलाइज हो जाए और पानी बन जाए, ठीक है। और इस तरीके से हमारे हमारे कार्डियक सेक्शन में से रिलीज होने वाला HCl हमारे पेट की दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो बताओ HCl का काम क्या है? हमारे अंदर जो फूड आया है उसे तोड़ फोड़ कर और छोटा करना, बैक्टीरिया वगैरह को मार देना। मुंह में बैक्टीरिया को मार रहा था किसने? लाइसोजाइम में। लेकिन पूरी तरीके से तो मार नहीं पाएगा, क्योंकि हम खाना रखते हैं कितने टाइम में मुंह में, तुरंत डाला, गुपचुप डाला, घपाघप खाया, अंदर आ गया। तो अब अंदर अगर कोई बैक्टीरिया, मान लीजिए कि खाते खाते ने मक्खी खा लिया, तो उसमें न जाने कहाँ कहाँ मक्खी बैठ के आई रहेगी, उसके साथ कितने बैक्टीरिया आए रहेंगे, उन सबको मारने का काम कौन करेगा? HCl करेगा। HCl, अगर यही HCl कभी कभी बहुत अधिक अमाउंट में हमारी पेट में रिलीज हो जाए, HCl अगर अधिक अमाउंट में रिलीज हो जाए तो यही क्रिएट कर देती है क्या? एसिडिटी। एसिडिटी यानी कच्चा तो डकार आने लगता है, ऐसा लगता है पेट में धुआं धुआं सा हो गया है ना, बोए बोए करने लगते हैं। तो अब एसिडिटी यानी HCl बढ़ गया है, तो HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या करना होगा? बेस लाना होगा कहीं न कहीं से। तो बेस के लिए हम क्या करते हैं? बेस के लिए हम लेते हैं मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कहोगे सर ये क्या है? ये तो हमने कभी लिया ही नहीं है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? MgOH ट्वाइस। OH ट्वाइस। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ नहीं है, यही है तुम्हारा इनो, ठीक है। इनो में क्या रहता है? इनो में रहता है बेस, और ये बेस जैसे ही जाता है तुरंत हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता है और पानी बना देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। हमारे पेट में जो भी गैस रहती है वो डकार के थ्रू बाहर आ जाती है। 6 सेकेंड में काम तमाम। समझा रहा? 6 सेकेंड में काम तमाम। इतना क्लियर हुआ? ओके, बताओ HCl से हमारे पेट की सुरक्षा कौन करता है? म्यूकोसा। म्यूकोसा क्या रिलीज करता है? बेस, है ना। म्यूकोसा बेस रिलीज करता है, बेस, ठीक है। म्यूकोसा बेस रिलीज करता है। अगर पेट में HCl की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? एसिडिटी। एसिडिटी, और एसिडिटी को खत्म करने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा? एंटाएसिड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो जिसको हम नॉर्मली कहते हैं, इनो जिसको कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब बताओ इस सेक्शन में खाना आ चुका है, यहाँ से तोड़फोड़ हो गया, पूरी तरीके से खाना क्या हो गया? अब एसिडिक हो चुका है, ठीक है। खाना आते ही पूरा खाना एसिडिक हो चुका है। अब यहाँ से आएगा वो दूसरे सेक्शन में नीचे। मैं यहाँ पर वापस से बनाता हूँ। ये हमारा पेट है, पहला सेक्शन था, ये दूसरा सेक्शन। अब देखो पहला सेक्शन क्या था? कार्डियक। इसमें क्या रिलीज हुआ? HCl। अब जैसे ही दूसरे सेक्शन में आता है तो दूसरे सेक्शन में हमें कुछ कांटेदार स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? कांटेदार स्ट्रक्चर। यहाँ पर खाना क्या होता है? जो भी पहले पार्ट में से खाना पूरा एसिडिक हो चुका है, टूट फूट हो गया है, वो आ करके खाना यहाँ पर स्टोर रहेगा लगभग 4 घंटे तक, ठीक है। खाना यहाँ पर क्या होगा? स्टोर रहेगा। यहाँ पर खाना स्टोर रहेगा कितने घंटे तक? 4 घंटे तक। 4 घंटे तक, 4 आवर तक फूड यहाँ स्टोर रहेगा, ठीक है।
अच्छा, ये जो कांटेदार स्ट्रक्चर है इसको कहते क्या है? तो इसको कहते हैं रुजी। रुजी, इस कांटेदार स्ट्रक्चर को कहते हैं रुजी। रुजी, रुजी। बताओ हम किस सेक्शन की बात कर रहे हैं? हम फंडिक की बात कर रहे हैं या फंडस, फंडिक जो कहना कहो जी, फंडिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि कार्डियक की बात हमने कर ली। हाँ, हम फंडिक की बात कर रहे हैं। फंडिक में क्या होगा? खाना रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि ये जो रूजी रहेंगी, ये रूजी धीरे 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 खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी। ठीक है, खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी। क्लियर हुआ? तो बताओ, पहले कार्डियक में से खाना जब फंडिक में आएगा तो क्या ये तुरंत नीचे सरक जाता है या वहां रुका रहता है? रुका रहता है। कितने घंटे तक? कम से कम 4 घंटे तक। ठीक है, 6 घंटे में खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ 4 घंटे रुका हुआ है, 2 घंटे में ये सीधा पूरा छोटी आंत वगैरह में जाकर के खत्म हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके। फंडिक के बाद अब ये आ जाएगा तीसरे सेक्शन में, पाइलोरिक में। कहाँ आएगा? तीसरे सेक्शन में, पाइलोरिक। ठीक है, एकदम निचला सेक्शन, पाइलोरिक। अब पाइलोरिक में ना हमें बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं? ये ग्लैंड, तो ये ग्लैंड जूस रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिक जूस। ये सारे के सारे क्या हैं? गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करते हैं? ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं। रिलीज गैस्ट्रिक जूस। क्या करेंगे ये जूस? तो देखो, अभी खाने में ऐसे कुछ पोर्शन होंगे जो पचे नहीं होंगे, तो उन्हें पचाने की कोशिश करेंगे। खाने में ना जो फैट होता है, फैट या जो हमारा प्रोटीन होता है, वो पूरी तरीके से पचा नहीं होता है। तो इस खाने के प्रोटीन को पचाने के लिए इसमें से एक जूस निकलता है जिसे कहते हैं पेप्सिन। एक जूस क्या निकलता है? पेप्सिन। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन हमारे फूड में पाए जाने वाले प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो ये प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन को तोड़ के किस में कन्वर्ट करेगा? पेप्टोन। ठीक है, प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। लेकिन अभी भी ये प्रोटीन पूरी तरीके से पचा नहीं है। प्रोटीन अभी पैनक्रियाज के द्वारा पचाया जाएगा, उसके बाद छोटी आंत के द्वारा पचाया जाएगा। तो प्रोटीन 3 जगह पचता है। मैं लास्ट में पूरा अच्छे से बता दूंगा। अभी बताओ, अभी पहले एक गैस्ट्रिक जूस ने एक जूस निकाला, गैस्ट्रिक ग्लैंड ने एक जूस निकाला, उसका नाम क्या था? पेप्सिन। पेप्सिन किसे पचाने के लिए? प्रोटीन को। और प्रोटीन को तोड़ करके क्या बनाता है? पेप्टोन। पेप्टोन, ठीक है, प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो हम दूध वगैरह पीते हैं ना, दूध, उस दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम करता है एक दूसरा जूस जिसे हम कहते हैं रेनिन। क्या कहते हैं? रेनिन। रेनिन, रेनिन क्या करता है? दूध को दही में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। कर्ड। इसीलिए जब बच्चे लोग, छोटे बच्चे दूध पीते होंगे और अगर दूध पीने के थोड़ी देर बाद वो उल्टी करते होंगे, तो वो दूध दूध की तरह नहीं निकलता है, वो दही की तरह थक्का थक्का निकलता है ना, मोटा मोटा सा होकर के। कौन उन्हें जो कि कन्वर्ट करता है? रेनिन। रेनिन। और प्रोटीन को कौन पचाता है? पेप्सिन। पेप्सिन, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ये रेनिन दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है, तो अगर हम डायरेक्टली दही खा लें तो क्या हमें नुकसान करेगा? नहीं। इसीलिए जो बूढ़े लोग होते हैं ना, ओल्ड एज पीपल, बूढ़े लोगों में ये रेनिन काम करना बंद कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो दूध पीते हैं तो दूध उनसे पचता नहीं है, इसलिए डॉक्टर उन्हें कहता है कि आप दूध मत पीजिए, दही वगैरह खा सकते हैं। ठीक है, तो बूढ़े लोगों में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रॉपर्ली वर्क न करने की वजह से, जूस न निकलने की वजह से उनमें
दूध नहीं पचता है, तो उन्हें दूध की जगह क्या देना चाहिए? दही देना चाहिए। समझ में आया? दही देना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? तो पेट को हमने स्टडी के लिए कितने सेक्शन में बांटा था? 3। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम्हें जो अच्छा लगता है, कार्डिया, फंडस, पाइलोरस, वो कहना है तो वो कहो। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ये कहना तो ये कहो। ठीक है, बताओ पहले सेक्शन में क्या निकला? HCl। दूसरे में खाना 4 घंटे तक रुका रहा। तीसरे में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कितने गैस्ट्रिक जूस निकले? 2। कौन? पेप्सिन। पेप्सिन किसके लिए? प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करने के लिए। और रेनिन दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए। दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, ओके। अब बताओ, ये पूरे के पूरे पेट में जो खाना है, वो खाने का नेचर कैसा हो चुका है? नेचर ऑफ फूड, यानी वो पूरा का पूरा खाना एसिडिक हो चुका है ना? एसिडिक हो चुका है। एसिडिक कैसे हुआ? क्योंकि HCl उसमें मिक्स हो चुका है। अब यही एसिडिक खाना कहाँ जाएगा? अब जाएगा छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखो मैं इसको स्ट्रक्चर बनाऊं, ये है, ठीक है, ओके। अब आ जाएगा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन को भी स्टडी के लिए हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ऊपर का जो सेक्शन जो स्टमक से या यू कहें पाइलोरिक से कनेक्टेड होता है, इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन आता है, ये ड्यूडेनम के नीचे वाला, उसको हम कहते हैं जेनुनम। जेजुनम। जेजुनम। और जेजुनम के नीचे वाला एकदम लास्ट सेक्शन जो आता है, उसे हम कहते हैं इलियम। क्या कहते हैं? इलियम। तो बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। मैं इन्हें अलग अलग कलर में बना दूं। मान लो ये सेक्शन हो गया हमारा ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम। उसके बाद बीच वाला जो सेक्शन है, उसे मैं वहीं रहने देता हूँ, रेड कलर, जेजुनम। और उसके बाद ये तीसरा जो सेक्शन नीचे वाला हो गया, उसको मैं कर देता हूँ इलियम। ठीक है, 3 सेक्शन में। अब समझ में आएगा? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब देखो, पेट में तो पूरा जो खाना था वो एसिडिक था। ठीक है, मैं पेट के 3 पोर्शन थोड़ा सा बना देता हूँ ऐसे, कार्डियक, फंडिक और नीचे पाइलोरिक। ठीक है, ये है रूजी। और इसमें हमें क्या देखने को मिले थे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके, और यहाँ क्या रिलीज हुआ था? HCl। ओके, चलो अब देखो, खाना पूरा का पूरा है एसिडिक। अब यही एसिडिक खाना जैसे ही डेडुनम में आएगा, ड्यूडेनम में पचने के लिए, मतलब नीचे जैसे ही आएगा, ड्यूडेनम तुरंत भड़क जाएगा। क्यों भड़केगा? क्योंकि ड्यूडेनम के पास कोई ऐसा है ही नहीं जो इस एसिडिक खाने की एसिडिटी से उसे बचा सके। खाना यहाँ क्या हो चुका है? पूरा फूड हो चुका है एसिडिक। एसिडिक यानी इसमें मिक्स है HCl। अगर ये खाना डायरेक्टली इस ड्यूडेनम में आ जाएगा तो उसे जला देगा या उसे नुकसान पहुंचा देगा। ठीक है, उसकी लेयर्स को डिस्ट्रॉय करेगा। इसके लिए ये कहता है कि मेरे अंदर जो खाना आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए? वो आना चाहिए बेसिक वाला, एसिडिक नहीं। ड्यूडेनम को एसिडिक खाना पसंद नहीं है। एसिडिक खाना पसंद नहीं, इसे कैसा चाहिए? बेसिक। बेसिक यानी बेस, उसका नेचर कैसा हो? बेस हो। बेसिक का मतलब बेस इन नेचर। यहाँ बेस वाला लिख देता हूँ, बेस इन नेचर वाला खाना चाहिए। कहाँ से बेस आएगा भाई? कहाँ से आएगा? तो देखो, अब खाने को बेसिक बनाने के लिए काम आता है लीवर। लीवर, ठीक है, लीवर।
लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? तो लीवर प्रोड्यूस करता है गॉल, जिसे हम कहते हैं पित्त। लीवर क्या प्रोड्यूस करेगा? गॉल जूस, गॉल जूस। और गॉल जूस का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। इसका पीएच लगभग 7 से अधिक होता है, 7 और 8 के बीच में, मतलब कि 7.5 के आसपास होता है। ठीक है, पीएच 7.5 के आसपास होता है, तो इसका नेचर क्या हो गया? बेसिक। अब ये लीवर गॉल जूस को प्रोड्यूस कर रहा है और इसी लीवर से कनेक्टेड होता है एक ब्लैडर, गॉल ब्लैडर कहते हैं उसे। ठीक है, क्या कनेक्ट होता है? गॉल ब्लैडर। और ये गॉल ब्लैडर सीधा आकर के कनेक्टेड रहता है यहाँ लोअर पोर्शन में, इसके डेडुनम के जस्ट पहले ही आकर के कनेक्टेड रहता है, ताकि जैसे ही खाना आए, एसिडिक खाना, ये गॉल ब्लैडर से गॉल जूस निकल कर आए और उस पूरे के पूरे खाने को क्या बना दे? पूरे के पूरे खाने को बना दे बेसिक, या बेसिक इन नेचर, या बेस में कन्वर्ट कर दे। पूरे के पूरे खाने को बेस में कन्वर्ट कर दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, तो कैसे पता चलेगा इस गॉल ब्लैडर को कि खाना आ गया है और हमें गॉल जूस रिलीज करना है? क्योंकि लीवर तो हमेशा गॉल जूस बनाते रहेगा, लेकिन गॉल ब्लैडर में ये गॉल जूस जाकर के स्टोर रहता है। तो देखो, मैं यहाँ कुछ चीजें लिखता हूँ, जैसे एक लीवर, लीवर क्या करेगा? ये रिलीज गॉल जूस। गॉल जूस का पीएच कितना होता है? पीएच 7 से अधिक होता है, क्योंकि 7 रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। 7 से अधिक रहता है, 7 से अधिक यानी 8 से कम रहता है, 7 और 8 के बीच में। मैं लगभग ये मान के चलो कि 7.5 रहता है। ठीक है, यानी उसका नेचर क्या रहेगा? बेसिक रहता है। उसके बाद ये स्टोर कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर रहता है? स्टोर गॉल जूस। ठीक है, गॉल जूस यहाँ पर स्टोर करके रखा रहता है। ठीक है, ओके, गॉल जूस स्टोर करके रखा रहता है। तो बताओ, कैसे इस गॉल ब्लैडर को कैसे पता चलेगा कि भाई खाना आ चुका है और डेडुनम के यहाँ जाने से पहले उसे बेसिक में कन्वर्ट करना है? तो इसके लिए हमारा माइंड जो रहता है एक हार्मोन रिलीज करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तीसरी चीज याद रखना, हार्मोन, हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, काइनिन। जैसे ही ये हार्मोन रिलीज होता है, गॉल ब्लैडर को तुरंत पता चल जाता है कि खाना अब तीसरे सेक्शन से ड्यूडेनम के पास जाने वाला है और मुझे क्या रिलीज करना चाहिए? मुझे गॉल जूस रिलीज करना चाहिए। और खाना गॉल ब्लैडर तुरंत गॉल जूस को रिलीज कर देता है और खाने को बेसिक बना देता है। अब ड्यूडेनम के जान में जान आती है और कहता है ठीक है, अब खाने को आने दो, और खाना आता है ड्यूडेनम में, पूरा चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ड्यूडेनम में जैसे ही आएगा तो इसमें अभी भी बहुत सारे जो फैट हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वो पचे हुए नहीं रहते हैं। ठीक है, इसमें भी अभी भी बहुत सारे फैट और प्रोटीन पचे हुए नहीं रहते हैं। तब इन्हें पचाएगा कौन? कैसे पचाया जाएगा? ड्यूडेनम के पास तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो ये पचा सके, तो ड्यूडेनम हेल्प मांगता है। किससे हेल्प मांगेगा? तो पैनक्रियाज से। तो मैं ड्यूडेनम का नाम यहाँ हटा देता हूँ ताकि मैं पैनक्रियाज बना सकूं। ड्यूडेनम हेल्प मांगेगा पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज यहीं पर रहेगा, छोटा सा पैनक्रियाज है। ठीक है, पैनक्रियाज, और ये यहाँ पर कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड रहेगा। अभी मैं लार्ज ये बना करके उसमें बताऊंगा अच्छे से, वो स्ट्रक्चर दिखा करके। ठीक है, यहाँ कनेक्टेड रहेगा। और पैनक्रियाज, यहाँ लिख दूं, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज 3 तरीके के एंजाइम्स को रिलीज कर सकता है। कौन कौन से एंजाइम 3 तरीके के? तो LAT, लैट, 3 तरीके के एंजाइम ये रिलीज करता है। तो LAT में L का है, L है लाइपेज। इसमें इसको थोड़ा रिमूव कर दूं।
अभी बेसिक इस पे ध्यान दो। एल से होता है लाइपेज, लाइपेज। ए से होता है अमाइलेज, माइलेज। और ई से होता है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। तो पैनक्रियाज कितने तरीके के एंजाइम को रिलीज करता है? 3। कौन कौन से? लैट, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। ठीक है, ओके, तो याद रखना। अब देखो ये लाइपेज क्या करते हैं। तो लाइपेज जो हमारे खाने में फैट रहेगा ना, फैट, उसको पचाने का काम कर देगा। ये फैट को पचा देगा, ठीक है, डाइजेस्ट कर देगा। अमाइलेज जो बचा खुचा स्टार्च रहेगा, टोकर, स्टार्च, मंड, उसको पचा देगा। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन जो अभी इस पेट में प्रोटीन पचा हुआ था, पेट में प्रोटीन पचा हुआ था, गैस्ट्रिक वाले तीसरे लेयर में पेप्टोन में कन्वर्ट हुआ था, उस पेप्टोन को और तोड़ देगा। प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को और पचा देगा, प्रोटीन को और पचा देगा। इतना क्लियर हुआ? अभी भी प्रोटीन पूरी तरीके से पचा नहीं है, अभी प्रोटीन इलियम में आकर के पचेगा पूरी तरीके से। ठीक है, ओके, तो बताओ जो खाने में, ड्यूडेनम में जो खाना आया है उसमें अभी फैट भी है, स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है, तो उसे पचाने का काम कौन करेगा? लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। लेकिन भाई पेनक्रियास को पता कैसे चलेगा कि अब मुझे लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंजाइम्स को रिलीज करना है? जैसे गॉल ब्लेडर को पता नहीं चला था, तो गॉल ब्लेडर को पता चल सके माइंड ने रिलीज किया था कोलेसिस्टोकाइनिन, वैसे ही पेनक्रियास को पता चल सके माइंड एक और इंडिकेशन देगा जो है पेट वगैरह को, यहाँ कि भाई एक काम करो, एक और हार्मोन को रिलीज करो। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? तो उसे कहेंगे सिक्रेटीन हार्मोन, सिक्रेटीन हार्मोन। ठीक है, सिक्रेटीन हार्मोन। सिक्रेटीन हार्मोन जैसे ही रिलीज हुआ, सिक्रेटीन हार्मोन जैसे ही रिलीज हुआ बॉडी में, पैनक्रियास को पता चल जाएगा, ओहो हो मुझे अब एंजाइम को रिलीज करना है। तब ये लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन तीनों को रिलीज कर देगा, और ड्यूडेनम में जो खाना है उसके अंदर जो फैट है, स्टार्च है और प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट कर देगा। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। जैसे ही अब ये ड्यूडेनम में सारा का सारा बेसिक खाना आ चुका है, मतलब उसका नेचर बेस हो चुका है, उसमें जो फैट थे, स्टार्च थे, प्रोटीन थे, वो पच चुका है। अब उसके बाद खाना जाएगा जेजुनम में, और जेजुनम में जाकर के ये खाना फैल जाएगा पूरी जगह। ठीक है, दूर दूर तक क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। ताकि अब इस जेजुनम में जो छोटे छोटे पोर्स हैं, उन पोर्स के जरिए इस खाने से रिक्वायर्ड सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाए। समझ में आ रहा है? हाँ, जेजुनम में क्या होता है? पूरा का पूरा खाना एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अब जो मतलब कि खाना एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब उसके अंदर का जो ये होता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद अभी भी प्रोटीन, प्रोटीन के कुछ सेक्शन बचे हुए हैं जो जेजुनम में नहीं, जेजुनम में जो है जाकर के पच नहीं रहे हैं। अब जो खाना बचा हुआ है वो आएगा किसमें? इलियम में, इलियम में, इलियम में। तो इलियम में प्रोटीन को पूरी तरीके से पचाने के लिए एक एंजाइम रिलीज होता है जिसे कहते हैं इरेप्सिन। इलियम में कौन सा एंजाइम रिलीज होगा? इरेप्सिन, इरेप्सिन। ठीक है, इलियम में रिलीज होगा इरेप्सिन, और इरेप्सिन ये प्रोटीन को पूरी तरीके से पचा देगा, प्रोटीन को कंप्लीट डाइजेस्ट कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्ट कर देगा। अब यहाँ पर छोटी आंत में पूरा जो खाना है वो पच चुका है। अब बड़ी आंत में पाचन की क्रिया होती नहीं है, अब बड़ी आंत में सिर्फ जा करके जो खाना है, खाने में से पानी को अब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उसे फिर
रेक्टम में जाकर के, मलाशय में जाकर के वहां पर रख दिया जाता है और सुबह सुबह एनस के थ्रू निकल जाता है। तो अभी इतनी चीज क्लियर हुई क्या? पेनक्रियाज क्या रिलीज करता है? लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन। लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन। देखो एक बार फिर से बना देता हूं मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ। ये है मुंह, आ जाएगा आहार नाल, आहार नाल से पेट और पेट से ये हमारी छोटी आंत, छोटी आंत। बताओ ये कौन सा पार्ट है? कार्डियक, ये फंडिक और ये तीसरा, एक नंबर कार्डियक, 2 नंबर फंडिक, तीसरा पाइलोरी। ठीक है, पाइलोरी। उसके बाद बताओ यहां से ये वाला सेक्शन क्या है? ये सेक्शन इसे हम कहेंगे ड्यूडेनम। डी लिखता हूं खाली, ड्यूडेनम। उसके बाद ये नीचे वाला सेक्शन, ये क्या है? ये है जेजुनम। और जो बचा हुआ है ये वाला सेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इलियम। इलियम। बताओ एसिडिक खाने को बेसिक बनाने के लिए जो ये होता है, लीवर होता है, लीवर, लीवर कौन सा जूस बनाता है? गॉल, गॉल जूस। और ये गॉल जूस कहाँ आके स्टोर रहता है? कैसे बनाता हूँ, ये हो गया, गॉल जूस स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर से जूस निकलने के लिए कौन सा हार्मोन? कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन। उसके बाद यहाँ होता है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज कौन से हार्मोन, कौन से एंजाइम निकालता है? 3, लैट, लाइपेज, अमाइलेज और ट्रिप्सिन। कैसे निकालता है? तो सिक्रेटीन हार्मोन के बाद, जैसे सिक्रेटीन हार्मोन रिलीज होता है उसके बाद लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन निकालता है। लाइपेज किसको पचाता है? फैट को। अमाइलेज, अमाइलेज किसको पचाएगा? स्टार्च को, स्टार्च को। और ट्रिप्सिन प्रोटीन को, प्रोटीन को। उसके बाद लास्ट में प्रोटीन कहां पर आके पचेगा? इलियम में। इलियम में किस एंजाइम के थ्रू? इलियम में किस एंजाइम के थ्रू? तो इरेप्सिन। क्या? इरेप्सिन एंजाइम के थ्रू, इरेप्सिन एंजाइम के थ्रू। तो देखो ये जो पेनक्रियाज होता है ना, पेनक्रियाज को हम कहते हैं अग्नाशय, अग्नाशय। और स्टमक को हिंदी में कहते हैं आमाशय। ठीक है, आमाशय, इसको अग्नाशय। क्योंकि ये सारे के सारे ऐसे एंजाइम्स निकालता है जो फैट, स्टार्च और प्रोटीन सभी को पचा देता है, इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहते हैं या कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहां से निकलता है? पेनक्रियाज में से। कंप्लीट डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव जूस कहां से निकलता है? पेनक्रियाज में से। ठीक है, पेनक्रियाज में से। कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्ण पाचक रस, पूर्ण पाचक रस। इतना क्लियर हुआ? बताओ ये जो यहाँ से गॉल ब्लैडर में से गॉल निकलता है उसका पीएच कितना रहता है? 7 से अधिक। इसका नेचर क्या हो जाएगा? बेस, बेस। ठीक है, बेस। तो हमने 3 सेक्शन देख लिया, कौन कौन सा? माउथ वाला सेक्शन, स्टमक वाला सेक्शन और छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन वाला सेक्शन। इतना क्लियर है आज के लिए? अगर आज के लिए इतना क्लियर है तो अभी के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।